सिमट गया मेरा प्यार चंद लफ्जों में। उसने कहा प्यार तो है पर तुमसे नहीं किसी और से। ये क्राइम कथा की कहानी है एक फूल दो माली की। ये कहानी है एक अनार दो बीमार जैसे हालातों की। इस क्राइम कथा की कहानी में सेक्स और सियासत के कॉकटेल में हुआ प्रेम त्रिकोण का खूनी खेल है। प्रेम त्रिकोण का खूनी अंत है जहां एक रियासतदान का बेटा है और उसके चाहने वालों की लिस्ट में दो नाम शामिल हैं, जिसमें एक नाम थी मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद, जबकि दूसरी थी जाहिदा परवेज जो भोपाल के सबसे रईस बोहरा खानदान की बहू थी। वो शख्स जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है उसका नाम है ध्रुव नारायण सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आज के क्राइम कथा की कहानी है शहला मसूद हत्याकांड। 16 अगस्त 2011 को एक डायरी के पन्ने में लिखा होता है कि उसके घर के सामने उसे गोली मार दी गई। मैं सुबह से ही परेशान थी, लेकिन अली ने 11:15 पर फोन कर कहा कि मुबारक हो साहिब, हमने उसे उसके घर के सामने ही काम कर दिया। उसकी हत्या की पुष्टि के लिए मैंने अपने कर्मचारी को शहला के घर भेजा और उसके बाद मुझे सुकून मिला। ये डायरी किसी और की नहीं थी बल्कि जाहिदा परवेज की थी। इस कहानी में 13-14 साल और पीछे चलते हैं। साल 1997-98 में जाहिदा जबलपुर से भोपाल आई थी और उसने अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी को शुरू करने में उसकी सबसे ज्यादा मदद ध्रुव नारायण सिंह ने की थी। ध्रुव नारायण मध्य प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा चेहरा था। उसने ही जाहिदा की कामयाबी की पटकथा भी लिखी थी। शायद यही वजह थी कि जाहिदा और ध्रुव एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों की करीबियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिस्मानी संबंध भी बनने लगे थे। शादीशुदा ध्रुव एक प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए वो कभी भी खुलकर इस संबंधों को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ जाहिदा एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन थोड़ी सनकी मिजाज की थी। उसकी फैमिली यानी उसकी फैंटेसी की कहानी दुनिया में बिल्कुल अलग थी। वो जो चाहती थी उसे पाने की लालसा करती थी और उससे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। आप कह सकते हैं कि शायद जाहिदा की उसी फैंटेसी लाइफ स्टाइल के कारण आज मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। जाहिदा यूं कहे कि दोनों को एक दूसरे की बात पता थी। ये बात पता थी कि जाहिदा कभी भी उससे शादी नहीं कर सकती है। ये संबंध कोई अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। बावजूद इसके दोनों जज्बात की राह में बहने का मजा ले रहे थे। दूसरी तरफ जाहिदा की भी शादी भोपाल के एक बड़े बोहरा खानदान में हो जाती है, लेकिन अवैध संबंधों का सिलसिला नहीं रुकता है, यह चलता रहता है। कई रिपोर्ट ये कहते हैं कि जाहिदा ध्रुव नारायण को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। इसके लिए वो हर बार हर हद से गुजर जाने को तैयार रहती थी। जाहिदा का ध्रुव के लिए प्यार कहें, इश्क कहें या हवस कहें या फिर सनक कहें, वो ऐसा था कि वो कल्पना से परे था। जाहिदा ऐसी थी कि उसने ध्रुव से बनाए अपने अंतरंग पलों का सीडी बनाकर रख लिया था। इसके अलावा नारायण के इस्तेमाल किए गए कॉन्डम्स पर तारीखों को लिखकर रखा करती थी। एक प्लास्टिक बैग में वो इन कॉन्डम्स को तारीख के हिसाब से लिखकर रखती थी और इन पलों को अकेले में याद भी किया करती थी। ऐसी थी जाहिदा की सनक। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब ध्रुव नारायण सिंह की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की का नाम है शहला मसूद। ध्रुव के साथ वैसे तो शहला के संबंध 2000 से ही थे। उसने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो दिल्ली में ही अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर कुछ समय काम भी किया था। इसके बाद वो अपनी एक इवेंट कंपनी खोलना चाहती थी,
इसके लिए वो दिल्ली से भोपाल लौट आती है, जिसका नाम था मिरेकल्स। उस कंपनी का कई रिपोर्ट में दावा करते हैं कि साल 2003 से 2007 के बीच भोपाल विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में ध्रुव नारायण ने शेहला के बिजनेस में अच्छी खासी मदद की थी। जब शेहला से ध्रुव की करीबियां बढ़ती है तो ध्रुव के अंदर कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जैसे वो डाइटिंग करने लगता है, कसरत करने लगता है, नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनने लगता है और अपने आप को सजने संवारने लगता है। यह नया नया शौक चढ़ पड़ता है, जैसे कि 15-20 साल के लड़के का आजकल शौक चढ़ता है, उस जमाने में वो ध्रुव नारायण यादव का अचानक से शौक चढ़ने लगा था। और ये जो शौक था वो जाहिदा को पसंद नहीं आ रहा था। जाहिदा इससे बिल्कुल खफा थी। उसे लगने लगा था कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रातों रात ध्रुव इतना बदल गया। उसे ये बातें खटकने लगी थी। वो मन ही मन गुस्सा भी करने लगी थी, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जाहिदा जब भी कुछ बात कहती तो ध्रुव उसे काटने लगा था, उसे पसंद नहीं करने लगा था, उससे दूरियां बनाने लगा था, उससे बातें कम करने लगा था, जो जाहिदा को बहुत ज़्यादा खटकने लगी थी। और जाहिदा उसके प्यार में इतनी ज़्यादा मशरूफ थी कि वो उसे हर तरह से पा लेना चाहती थी। अब यहाँ पे जाहिदा का दिमाग खटकता है। जाहिदा क्योंकि एक सन की कह सकते हैं, यहाँ पे ये शब्द उचित होगा कि जो लड़की उसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल है, उसके यूज कॉन्डोम को भी वो इस डेट एक तारीख बनाकर लिखती है। तो उसके प्यार में बहुत ज़्यादा वो डीप में वो थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद जाहिदा क्या करती है कि उसके पीछे जासूस लगा देती है। अब वो जासूस जब लगा देती है तो जासूस पता करने में जुट जाता है जाहिदा का कि आखिर ये ध्रुव क्या कर रहा है, क्यों अचानक से ये रातों रात बदल गया। तो एक दिन जाहिदा के सामने ये खुलासा होता है कि अब ध्रुव की जिंदगी में एक और लड़की आ गई है, और वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि शेहला मसूद है। अब जाहिदा को यह भी पता चलता है कि शेहला मसूद को जो नए नए टेंडर मिल रहे हैं वो जिसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है ध्रुव नारायण का। अब ध्रुव नारायण अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी शेहला मसूद को दिला रहा है। ये बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। अब जाहिदा मन ही मन कुरने लगती है। यहाँ तक कि जाहिदा का ध्रुव नारायण के साथ इस मुद्दे पे शेहला को लेकर झगड़ा भी हो जाता है, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उससे ध्रुव नारायण बात करना बंद कर देता है, जो उसे और भी ज़्यादा खराब लगने लगता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जाहिदा जो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने ध्रुव को शेहला और माहिरा के साथ रिलेशन में देखा है, मैंने उसे मना किया पर वो मान नहीं रहा है, ये बातें मुझे मार डालेगी। आई हेट यू, दिल ही दिल में तुमसे कुछ नफरत सी हो गई है। जाहिदा की सनक बढ़ती ही जा रही थी। वो अब आर पार के मूड में आने लगी थी, इसलिए उसने सबसे पहले भोपाल के उसी पॉश कॉलोनी में एक बंगला ले लिया था, जो जाहिदा के घर के बाजू में था। जाहिदा जहाँ रहती थी उसी के पास में उसने अब घर ले लिया, ताकि वो उस पर नज़र बना के रख सके, उसके आने जाने को देख सके, कौन सा टाइम में आती है, कब उठती है, कब बैठती है, किन से वो मुलाकातें करती है। पूरी स्क्रिप्ट वहाँ लिखनी शुरू की। समझ लीजिए उससे कैसे मारना है इसकी स्क्रिप्ट भी उसने उसी घर में लिया। इसके लिए वो उसने ध्रुव के ही पोजीशन का इस्तेमाल किया। दरअसल जब ध्रुव के संगत में वो रहती थी तो जाहिदा के बहुत से पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ में उनका कनेक्शन बन गया था। ये अच्छे भी थे और बुरे भी थे। इसके साथ साथ लोकल गुंडों से भी उसके कनेक्शन हो गए थे। अब जाहिदा इसी का फायदा उठाकर शेहला को साइड करना चाहती थी, क्योंकि वो आर पार के मूड में आ गई थी, और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करती है। अब यहाँ पे कहानी में एक सुपारी किलर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साकिब उर्फ डेंजर। साकिब अली उर्फ डेंजर। डेंजर इसलिए क्योंकि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था वो उसे पूरा करता था, इसलिए उसे डेंजर कहते थे। यहाँ पे डेंजर दो लड़कों को लेके आता है, ताबिश और इरफान। ये नाम याद रखिएगा, आगे कहानी में आपको बहुत जगह सुनने को मिल सकता है। फिर तय होता है कि अब गन कहाँ से लाया जाए।
गाड़ी कहाँ से व्यवस्था की जाए। तो जाहिदा पूरी व्यवस्था करवाती है शैला को मारने के लिए, कहती है सारा व्यवस्था, वो कहाँ से गन आएगा, कहाँ से कार की व्यवस्था की जाएगी, कितने बजे मारना, पूरी तरीके से स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। अब दिन आता है 16 अगस्त 2011। 16 अगस्त 2011 की सुबह शैला जब घर से जैसे ही निकलती है, उसे उसके कार में बैठने से पहले समझो गोली मार दी जाती है। कार में बैठते ही गोली मार दी जाती है और शाकिब और ताबिश उस पर फायरिंग करते हैं। गोली लगने के बाद वो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। हमले के बाद हत्यारा साकिब तकरीबन 11:15 पर जाहिदा को फ़ोन करता है और वो बताता है कि उसके घर के सामने ही उसे काम कर दिया है। जाहिदा को तब भी तसल्ली नहीं मिलती है। जाहिदा अब अपने पीएस सबा, ये भी नाम याद रखिएगा, जाहिदा अपनी पीएस सबा से कहती है कि सबा प्लीज किसी नौकर को उसके घर भेजो, शैला के घर के पास, और पता कराओ कि वहाँ क्या हुआ है। न्यूज़ 18 के एक वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जाहिदा हत्या वाले दिन की सुबह से ही परेशान थी। वो बार बार सबा से कह रही थी कि शैला के घर पे नज़र रखो, क्योंकि उसने प्लान बना रखा था। सबा नज़र तो रख रही थी, लेकिन जाहिदा से कह भी रही थी कि अपी मतलब दीदी तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तुम इसके बाद एक नौकर आकर एक कंफर्म करता है कि शैला को किसी ने गोली मार दिया और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जाकर जाहिदा के मन को सुकून मिलता है। जैसे ही नौकर कहता है उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। ये सोचे कि उसकी सनक कहें या प्यार कहें, कितना ज़्यादा किसी को मारने पर उसे रिलीफ मिल रहा है। इसके बाद वो अपना पर्सनल डायरी निकालती है और इसी डायरी में उस दिन की घटना का पूरा ब्यौरा लिखती है कि सुबह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यही डायरी उसके खिलाफ बाद में सबूत बनकर पेश होती है। और इसी डायरी के आधार पर आज मैं आपको ये कहानी भी सुना रहा हूँ। दरअसल इवेंट मैनेजमेंट व आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद ध्रुव नारायण के जब साथ में थे तो उसके संगत को लेकर बहुत सी चर्चाएं होने लगी थी और एक आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर शैला मसूद बहुत मशहूर हो गई थी। अब एक दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई, जिसे लेकर पूरे भोपाल में चर्चा का विषय बन गया था। भोपाल समेत पूरे राज्य में, एमपी में भी चर्चा का विषय हो गया था कि एक आरटीआई कार्यकर्ता कैसे सरेआम गोली मार दी गई घर के सामने। अब पुलिस को ये कार्यवाही सौंपी गई। पुलिस कड़ियाँ जोड़ रही थी, लेकिन वो जितनी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती उतना उलझ रहा था। लोगों का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा था। तो राज्य सरकार अंत में आके 19 अगस्त 2011 को इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। अब जब सीबीआई इस मामले में आता है तो सबसे पहले इस केस में ध्रुव नारायण का नाम सामने आता है, क्योंकि ध्रुव नारायण उसके रिश्ते के बारे में जग जाहिर हो गया था। सभी लोग जो जानने लगे थे कि ध्रुव नारायण के साथ उनके रिश्ते हैं। वहीं सीबीआई को जांच के दौरान जाहिदा के इन्वॉल्व होने की भी लीड मिलती है। तब सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक केशव कुमार के नेतृत्व में एक टीम 29 फरवरी 2012 को जाहिदा परवेज के ऑफिस में छापा मारती है। भोपाल के पॉस मार्केट इलाके में है एमपी नगर, जहां ये छापा पड़ता है। वहां छापा जब पड़ता है तो सीबीआई को जो चीज़ें मिलती है वो होश उड़ा देती हैं, सबके होश उड़ा देने वाली चीज़ें हैं। सीबीआई को वहां से कई अहम चीज़ें मिलती है। जो सबसे अहम चीज़ मिलती है वो थी डायरी। इस डायरी में उसकी पूरी क्राइम कुंडली कहें या जो कह सकते हैं, वो पूरी की पूरी सिलसिलेवार ढंग से पता होता है कि कब कब जाहिदा क्या क्या करती थी और जाहिदा कैसे कैसे प्लान बनाई थी उसको मारने के लिए, ध्रुव के साथ उसके रिश्ते कैसे थे कैसे नहीं थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जब जाहिदा के ऑफिस के घर छापा मारती है तो जो डायरी मिलती है उसमें ध्रुव नारायण उसके अंतरंग संबंधों से संबंधित अवैध संबंध की कहानी पूरी की पूरी उसको लिखी मिलती है। साथ ही साथ सीबीआई को यहाँ से सीडी कैसेट और इस्तेमाल हो चुके कॉन्डम्स भी बरामद होते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियों में संभाल कर रखे गए थे। ताज्जुब की बात यह है कि वो यूज्ड कॉन्डम होते हैं और उस पर उसकी तारीखें लिखी होती हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक की एक और थैली मिलती है जिसमें बालों का गुच्छा होता है। वहीं जो सीडी मिलती है वो ध्रुव नारायण और जाहिदा के अंतरंग पलों की
वीडियो थे, सीडीज थी। अब आप खुद एनालिसिस कीजिए कि जाहिदा क्या थी क्या नहीं थी। अब सीबीआई के हाथ में एक ऐसा हथियार लग गया था जिसका इस्तेमाल सीबीआई बखूबी उठाना चाहती थी। इस सीडी को लेकर सीबीआई ध्रुव नारायण के पास पहुंचती है। सीबीआई ने ध्रुव से कहा कि जाहिदा के मन में शहला के प्रति जहर भर गया था, जिसने उससे अपनी डायरी में बखूबी जाहिर कर रखा है। इसके बाद सीबीआई ने ध्रुव को जाहिदा के दफ्तर से मिली वो सीडी दिखाई, जिसे देखकर ध्रुव नारायण का तो होश ही उड़ गया था। वो खुद शॉक्ड हो गया था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जाहिदा ने उसके साथ जो संबंध बनाए थे उसको वो सीडी बनाकर रखी थी। इसके बाद ध्रुव इस सीडी को देखकर डर जाता है। ध्रुव सीबीआई से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे पब्लिक डोमेन में ना आए, प्लीज, वो निवेदन करता है। अब सीबीआई इसका फायदा उठाना चाहती है। सीबीआई इस अनुरोध के बावजूद सीबीआई कहती है कि ठीक है, आप जाहिदा की पूरी क्राइम कुंडली बताएं, क्या क्या है, कैसे किया उसने, आप अपनी तरफ से बताएं कि वो कैसे जलती थी, क्या करती थी, पूरी कहानी बताएं। ध्रुव पूरी कहानी बता देता है। अब ध्रुव के इसी चीज को रिकॉर्ड कर सीबीआई क्या करता है, वो जाहिदा पास जाता है। अब बोलता है कि जाहिदा तुम्हारे खिलाफ ध्रुव सारा का सारा तुम्हारा काला चिट्ठा जो है, जो तुमने कर रखा है, सब कुछ बताने को तैयार है। अब जाहिदा यहाँ गुस्सा हो जाती है ध्रुव से। वो क्या करती है कि अब यहाँ पे वो ध्रुव को फंसा देती है और सीबीआई को बताती है कि जो डेंजर जो साकिब जो अली है, वो उससे मुझे ध्रुव नहीं मिलवाया था, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल एक इमेज थी, एक पावरफुल आदमी था, उसने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर से मिलवाया था। अब सीबीआई 15 अगस्त 2011 को शहला को किए गए फोन कॉल का जांच करती है कि क्या सच में ध्रुव का इसमें है कि नहीं। यहाँ तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाता है ध्रुव का, लेकिन ध्रुव क्लीन चिट निकलता है, क्योंकि जाहिदा उस पर आरोप लगा चुकी थी। इस मामले में नाम सामने आने का ध्रुव नारायण सिंह को बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया जाता है। वहीं इस हत्याकांड के तकरीबन 6 साल के बाद कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है। सीबीआई द्वारा पेश की गई कई सबूतों के आधार पर जाहिदा, सबा, शाकिब, ताबीज को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि इरफान सरकारी गवाह बन जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। 4 लोगों को उम्र कैद मिलती है, एक को छोड़ दिया जाता है, उधर ध्रुव को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता है। ये पूरी कहानी थी शहला मसूद की, प्रेम त्रिकोण के खेल की। प्रेम त्रिकोण कहें या जुनून कहें या हवस कहें, आपके ऊपर आप क्या कह सकते हैं। आपको यह हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई और खबर या हत्याकांड से जुड़ी कोई और कहानी सुननी है या जाननी है तो हमें कमेंट करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हम उस पर रिसर्च करेंगे, हमारी टीम उस पर जाँच करेगी। उसके बाद जो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी तथ्यों के हिसाब से जो रिपोर्ट होगी, हम वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।